जीएस फॉर ऑल की क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हमें विभिन्न गवर्नर जनरल को देखा जाए जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में विभिन्न प्रशासनिक के पदों पर रहते हुए भारत को एक नई दिशा दी। संपूर्ण ब्रिटिश काल को यदि पढ़ा जाए तो वह दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं हम। एक पहला वो कालखंड है जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा की स्वामिनी बन जाती है। तो उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर देखा जाए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो यहाँ से लेकर 1858 तक का कालखंड ईस्ट इंडिया कंपनी का है और यहाँ 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, यानी क्राउन का शासन आ जाता है और यह 1947 तक रहता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारतीय स्वतंत्र होता है। तो इसको हम बांट के पढ़ेंगे। तो यहाँ के प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके समय क्या क्या कार्य हुआ था, यह एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो आइए यहाँ पर पहला देखें, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो इसमें देखिए पहला है बंगाल के गवर्नर, यानी आप 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके अंतर्गत बंगाल के ही गवर्नर जनरल को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 से लेकर 60 तक और पुनः 1765 से 67 तक डायर की एक तरफ से कहा जा सकता है कि व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। 1765 की जो इलाहाबाद संधि हुई थी उसके तहत दीवानी अधिकार तो कंपनी ले ली, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार, लेकिन देखा जाए फौजदारी जो अधिकार है वह नवाब के ही हाथों दे दिया गया, जिसके कारण बंगाल की दुर्गति हो गई। तो यहाँ देखिए यही है, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने का ये नहीं, मतलब देखा जाए तो फौजदारी अधिकार इसी के हाथ में था। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन ने प्रारंभ हो गया। तो अगर हम ब्रिटिश शासन की नींव देखें तो ये कहीं ना कहीं इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू हो जाती है। दूसरा देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, ये ध्यान में रखना है, अगर वो राजस्व वसूली के लिए अपना एक प्रधान भारत में बनाता है तो वो कौन है, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। ये ध्यान में रखिए, प्रश्न आते हैं इससे। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया, जिसे बंगाल एटलस में चित्रित किया गया है। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। अब देखिए अन्य गवर्नर जो बंगाल के बने वो कौन है, बर्डलेस थे, कार्टियर थे और वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो बंगाल को देखा गया, बंगाल के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव का नाम, जिसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक की भी उपाधि दी गई है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। अब अगले अगर देखा जाए आगे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। तो ये याद रखिएगा, कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल पद आ गया। तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा है। तो आप ये जानिए कि भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया पहला कोई कानून था तो वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और इसी के अंतर्गत अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और संपूर्ण भारत के लिए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये आप ध्यान रखिए। और उसके अंतर्गत जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया और इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ, जिसका देखिए कालखंड भी दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स का 1774 से लेके
85 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। आपने इससे पढ़ा था, बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की गई थी। फिर आगे चल के अलवर्दी खां या फिर अन्य जो नवाब रहे, उन्होंने अपनी राजधानी ढाका और मुर्शिदाबाद रखा था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता ले आया। तो ये एक तथ्य हुआ। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। मतलब कोई भी अधिकार देखा जाए तो एक दीवानी अधिकार होता है, एक फौजदारी अधिकार होता है। फौजदारी यानी जहां डकैती, मारपीट, छीना झपटी यानी क्रिमिनल मामले को देखा जा सकता है, और सिविल राइट में आपको दीवानी अधिकार में सिविल मामले को देखा जाता है, जिसमें भू राजस्व प्रणाली वगैरह की वसूली को देखते हैं। इसमें एक तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ देखिए पहली बार फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश से होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इससे न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। तो आप यहाँ पे देखिए एक टर्म आया मुफ्ती का और एक आया काजी का, जो कि मुगल काल में काजी न्यायाधीश को कहा जाता था, मुफ्ती उसकी सहायता करता था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारतीय मुगल जो प्रणाली थी उसी से आगे बढ़कर शासन व्यवस्था भारत में सुचारू रूप से करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया, यानी कहीं ना कहीं पहली बार अदालत प्रकाश में आए। वहां देखिए, और कलेक्टर न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलेक्टर जो पद था एक्चुअली वो मौर्य काल से ही भारत में सृजित पद था, जिसे भागदूत कहा जाता था, आपने एंशियंट में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। यहाँ सीधा समझिए क्या, भू राजस्व वसूली दीवानी अदालत में, और सदर फौजदारी जो है क्रिमिनल केसेस यहाँ पर आएंगे। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल में 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सहायता से न्याय करते थे। मतलब ये एक पद था रायन का, और कानूनगो जो रहते थे वो न्याय करते थे। दीवानी न्यायालय में हिंदुओं के लिए एक अलग देखा जाए तो हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया गया, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया गया। मतलब शुरू से हुआ है कि भारत में हिंदुओं के लिए एक अलग कानूनी प्रणाली, जो कि उसके वेद या फिर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, जबकि मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून यानी कुरान के अनुसार कानून की व्याख्या की जाती। 1772 में देखा जाए तो कोर्ट ऑफ हेस्टिंग यानी वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुधार वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व प्रणाली विकसित की, जिसे इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता है। कहीं ना कहीं भू राजस्व व्यवस्था के वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया, जिसको इजारेदारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता था, जिसमें देखिए पंचवर्षीय ठेका मिलने लगा और दूसरा वसूली का अधिकार सबसे ज्यादा जो बोली लगाते थे उनको मिलता था। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया, और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया। 1776 में बहुत से ग्रंथों का अनुवाद होना शुरू हुआ, जिसमें से आप देख सकते हैं क्या, मनुस्मृति का जो अनुवाद था वो एक कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से जाना गया, और विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अनुवाद प्रारंभ किया। और देखिए 1779 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।
और हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की और इसके पश्चात 84 में वारेन हेस्टिंग्स के एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जॉन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो आप इस तरह देख सकते हैं क्या कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1784 में सर विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जो कि अपने में एक महत्वपूर्ण कदम था और यह भारतीय गौरव को बताने का काम में शुरू कर दिया। 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शाखा ने, और इन्होंने अथक परिश्रम के द्वारा देखा जाए तो भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद प्रारंभ किया और जो विश्व के पटल पर विश्व के पटल पर भारतीय धर्म ग्रंथ जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे वे सामने आने लगे। फिर आप देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। कलकत्ता में मदरसा बना, ध्यान रखिएगा, 1781 में फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए। 1784 में सर विलियम जॉन्स द्वारा कलकत्ता में तो बन गया एशियाटिक सोसाइटी और 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू संस्थानों की उन्नति के लिए एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जो आगे चल के देखा जाए तो यह बीएचयू का ही पूर्वगामी था। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगलों को मिलने वाली 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन को भी बंद करवा दिया। और यहाँ देखिए इसी समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक्की, और यह पत्रकारिता के भारत में देखा जाए तो पिता कहे जाते हैं। और इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट 1784 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जो 1782 में जिसने इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। तो ये भी आप तथ्य ध्यान रखिए। स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके एक रूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों कि भारतीय कानून का एक संकलन का काम सौंपा गया। एन.वी. हार्लहेड इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार की गई। मतलब वारेन हेस्टिंग्स के काल में बहुत से कानून से संबंधित कार्य किए गए। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। तो आंग्ल मराठा युद्ध और यहाँ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि जो 1782 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुई। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था। तो आप देखें वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में बहुत से कार्य किए गए, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना और एक भारत में न्यायालय की स्थापना और हिंदू और मुसलमानों के लिए एक अलग अलग कोर्ट की स्थापना। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट या इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऐसे बहुत से कानून आए। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही देखा जाए तो 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। तो ये भी तथ्य ध्यान में रखिए।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स से फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया और इसी आरोप के आधार पर उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू हुआ जो 7 वर्षों तक चला और अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। तो आप देखिए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ज्यादा धन की कमाई की गई थी बंगाल के लूट से, जिसके कारण ब्रिटिश संसदों ने यह आरोप लगाया कि यह भारत जाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया है। इसके कारण उस पर अभियोग भी चले, उसे अभियोग से मुक्त भी कर दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिए। और यहाँ देखिए वारेन हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई, यह भी तथ्य देखिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। और फिर अगले जो गवर्नर आए वो आए सर जॉन मैकफरसन, ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। और देखिए अगला जो आए जो महत्वपूर्ण लॉर्ड कर्नवालिस, जिनका कालखंड जो है 1786 से 1793 तक, और फिर 1805 में भी आए, लेकिन इनकी 1805 में भारत में मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखेंगे जिसमें आप अस्थायी बंदोबस्ती को देख सकते हैं या कॉर्नवालिस कोड, जो भारत में एक तरफ से जिम्मेदारी व्यवस्था और भू राजस्व वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।